हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के थर्ड लेसन स्वराष्ट्र गौरव का हम अध्ययन कर चुके थे और उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम अभ्यास कर रहे थे। अब तक हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। उसी क्रम में आज आगे है एक प्रश्न है जिसमें दो खंड दे रखे हैं, खंड क और खंड ख। निर्देश दिया गया है कि क खंड को ख के साथ जोड़िए, मिलान कीजिए। अब क खंड में या क के नीचे जो 6 शब्द दे रखे हैं उन्हीं के समानार्थी, उन्हीं के विलोम, विशेषण विशेष्य पर आधारित ये कुल 6 शब्द हैं और इन्हीं के जो है ना समानार्थक या विलोम या फिर विशेषण शब्द इनके सामने दे रखे हैं। तो कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसका विलोम है, कौन किसका विशेषण है, इस प्रकार से हमें इनको ख खंड के साथ जोड़ना है। पहला शब्द है भारतम। तो भारतम शब्द का संबंध किससे है? भारती से है। तो भारतम, भारती, इस भारती के 1 नंबर लगा दोगे। 1 नंबर लगाने से मतलब है उत्तर देते समय इस भारतम के ठीक सामने किसको लिखा जाएगा? भारती। उसके बाद में है राष्ट्रम, राष्ट्रीय है। विद्या, शस्त्रम, शास्त्रम च, इसके 3 नंबर लग जाएंगे। फिर है हिमालय है, तो इसका पर्याय शब्द कौन सा है? हिमाद्री ही, तो हिमाद्री के 4 नंबर लग जाएंगे। यावती, तावती, यस्से और यस्से के सामने तस्से। तो इस प्रकार से क खंड में दिए गए शब्दों के सामने इन शब्दों का आप इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरी बात, इनको आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के इनका मिलान नहीं करना है। उत्तर स्पष्ट दिखना चाहिए, फिर साफ दिखना चाहिए। अगला प्रश्न है विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखिए। हमें पाठ के आधार पर दिए गए इन दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। उत्तरम, इस पाठ में उत्तरम जो है ना दिशा के लिए प्रयोग किया गया है, प्रश्न और उत्तर के लिए नहीं किया गया। तो उत्तर दिशा के लिए प्रयोग किया गया, तो उत्तरम का दक्षिणम। लगीयसी, गरीयसी। अप्राप्य, संप्राप्य। उत्थानम, पतनम। मरणम, जन्म। अनवलंबे, अवलंब्य। अनावृत्य, आवृत्य। तो इस प्रकार से दक्षिणम, गरीयसी, संप्राप्य, पतनम, जन्म, अवलंब्य और आवृत्य, ये इनके विलोम शब्द हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण कीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में जिन शब्दों को मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है उनको थोड़ा डार्क कर रखा है, गहरा काला कर रखा है। याद रखिए, जब भी किसी उत्तर को प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किम शब्द के रूप। किम शब्द के रूप आपको तीनों लिंगों में याद होने चाहिए। कौन सी विभक्ति में किम शब्द के परिवर्तित हुए रूप का क्या अर्थ होता है, इसका आपको बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए। और कुछ विशेषण पर आधारित प्रश्न निर्माण होता है, तो उनमें कीदृश है, कीदृशी और कीदृशम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्रमशः इनका प्रयोग किया जाता है। समयवाची पद को अगर अंडरलाइन किया जाए तो कदा का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाची पदों का अगर प्रयोग किया जाए तो कति का प्रयोग होता है। और स्थानवाची पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण किया जाए तो कुत्र का प्रयोग होता है। तो चलिए फिलहाल पहला प्रश्न है हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। अंडरलाइन किसको किया गया है? हिमालयात को। हिमालय शब्द पुल्लिंग का है और हिमालय शब्द में यहाँ कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। तो क्या करेंगे, किम शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है उसका प्रयोग हम इसकी जगह कर देंगे। तो क्या शब्द बन जाएगा? कस्मात। तो आप हिमालयात को हटाकर इसकी जगह क्या रख दोगे? कस्मात। कस्मात लिख देने से ही प्रश्न निर्माण नहीं हो गया। अपनी एक आदत होती है कि जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न निर्माण करते हैं
तो एक वन वर्ड लिखकर छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। तो अब क्या करें, हिमालयात को हटाया है, उसकी जगह कस्मात रखा है, तो शेष बचे हुए शब्दों को इसके सामने रखो। कस्मात समारभ्य, फिर इंदु सरोवरम यावत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो फुल स्टॉप चिन्ह है ना, ये अब क्वेश्चन मार्क में परिवर्तित हो जाएगा। अब चल के अपना 1 नंबर का कार्य होता है। तो प्रश्न बना कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, ये बना प्रश्न निर्माण। आपको फुल स्टॉप को किस में परिवर्तित करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह में। अगला है धन्यास्तु ते संति, ते शब्द को अंडरलाइन किया गया है। स तौ ते बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो किम शब्द को पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित करो। कह कौ के, तो इस ते की जगह क्या हो जाएगा, के बन जाएगा। तो प्रश्न बन जाएगा धन्यास्तु के संति, और फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क चिन्ह में परिवर्तित कर दो। तीसरा प्रश्न है मैं न रोचते। मैंने आपसे पाठ जब पढ़ रहे थे तब भी कहा था कि मय्यम जहाँ रूप बनता है अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति में, वहीं पर एक वैकल्पिक रूप में भी बनता है। तो रुच धातु के योग में विभक्ति चतुर्थी होती है, तो मैं चतुर्थी का रूप है, तो किम शब्द को भी आपको चतुर्थी में परिवर्तित करना होगा। तो क्या रूप बन जाएगा, कस्मै, कस्मै न रोचते, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा जो प्रश्न है उसमें 2 शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो शस्त्रेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का एकवचन। तो किम शब्द की तृतीया विभक्ति के एकवचन में जो रूप बनता है उसको शस्त्रेण के स्थान पर रख दो। केन, केन रक्षिते राष्ट्रे, फिर है शास्त्र चर्चा। शास्त्र चर्चा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द को स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के एकवचन में परिवर्तित करो, रूप बन जाता है का, और फिर प्रवर्तते, और उसके बाद फुल स्टॉप चिन्ह को क्वेश्चन मार्क चिन्ह में परिवर्तित करो। फिर है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि ही स्त्रीलिंग का शब्द है ना ये, तो जन्मभूमि के स्थान पे हो जाएगा का, फिर स्वर्गादपि गरीयसी, और फुल स्टॉप बदल जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह में। और अगर सपोज करो कि यहाँ जन्मभूमि अंडरलाइन नहीं होता, स्वर्गादपि होता, तब स्वर्गात में जो विभक्ति है ना, पंचमी विभक्ति, उसी विभक्ति में आपको किम शब्द को परिवर्तित करना पड़ता। तो फिर प्रश्न बन जाता जन्मभूमि कस्मादपि गरीयसी। तो फिलहाल यहाँ जन्मभूमि को अंडरलाइन किया गया था, तो उसी के आधार पर जन्मभूमि शब्द स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया, रूप बना का। तो उस का को जन्मभूमि के स्थान पर रखा, और फिर स्वर्गादपि गरीयसी को जोड़कर लास्ट में फुल स्टॉप को प्रश्नवाचक चिन्ह में परिवर्तित कर दोगे। अब है व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामोल्लेख है करणीय है। मुझे नहीं लगता कि इन शब्दों को पाठ को पढ़ते समय हमने छोड़ा हो, जिनका संधि विच्छेद नहीं किया हो। तो चलिए ये बात फिर से रिपीट करते हैं। पहला पद है चैव। चैव, इस पद में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, चय धन एव। तो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि। और वृद्धि संधि स्वर संधि का भेद है। चय में ए आ रहा है, सामने ए स्वर है, तो जब ए या आ के सामने ए या ऐ होता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। उसके बाद में है धन्यास्तु। धन्यः प्लस तु, संधि हो जाएगी सत्व, और सत्व विसर्ग संधि का भाग है। फिर है भवतः धन सर्वदा, ये भी सत्व संधि का भेद है। देखिए इस उदाहरण में विसर्ग के ठीक सामने तय आ रहा था, तो तय की उपस्थिति के कारण विसर्ग किस में परिवर्तित हुई, दंती स में। और इसी सत्व संधि का दूसरा नियम क्या है
कि जब विसर्ग के ठीक सामने दंत्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से की स्थिति हो तो विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही रहती है या विसर्ग भी सामने वाले से के समान परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए देखिए यहाँ डबल से दिखाई दे रहा है। अगला है जन्मभूमिश्च, जन्म भूमि ही धन च, तो ये भी किस संधि का उदाहरण है? सत्व संधि का। विसर्ग के ठीक सामने च और छ होते हैं तो विसर्ग तालव्य से में परिवर्तित होती है। फिर है भारतम नाम है, भारत के ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है तो संधि विच्छेद करोगे तो भारतम धने नाम अनुस्वार संधि हो जाएगी। फिर है निम्नलिखित पदों में प्रत्यय निर्देश कीजिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं और इनके ठीक सामने इनकी प्रकृति लिखी हुई है, हमें सिर्फ प्रत्यय बताने हैं। जैसे शुरू के जो 3 शब्द है ना, पितृभूत्वम, पुण्यभूत्वम और स्वत्वम, इन तीनों शब्दों में त्वय प्रत्यय जुड़ा हुआ है और त्वय प्रत्यय भाववाची पदों की रचना करता है। त्वय प्रत्यय का त्वय भाग ही जुड़ता है और त्वय प्रत्यय शब्द नपुंसक लिंग में रहते हैं। तो इन तीनों शब्दों में क्रम से कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं? त्वय। अगला पद है शिक्षणीय। देखिए उच्चारण के साथ ही पता चल रहा है कि इसमें अनीय शब्द की ध्वनि आ रही है, तो शिक्षणीय हमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनीयर। उसके बाद में है आवृत्य। आ उपसर्ग वृत्त धातु दे रखी है, आगे हो जाएगा लप प्रत्यय। भवितुम, भू धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर है अवलंब्य, तो अवलंब और प्रत्यय कौन सा हुआ? लप। हित्वा की बात करें तो हा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक, आगे गरीयसी पद दे रखा है। मूल शब्द है गुरु, इसमें ईयसुन जुड़ा हुआ है और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर गीप प्रत्यय को जोड़ा गया है। फिर है संस्कृति मताम। संस्कृति मताम, इस पद की चर्चा हमने जब इस श्लोक को पढ़ रहे थे तब भी की थी। तो संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मतु प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नामोल्लेख करणीय है। कुछ पद दे रखे हैं, इनका हमें विग्रह करना है और विग्रह करने के साथ ही समास का नाम भी बताना है। जैसे पहला पद है हिमाद्रिहि, हिमस्य अद्रिहि, हिमाद्रिहि, तो विग्रह हो जाएगा हिमस्य अद्रिहि इति। तो पूर्व पद में आपने कौन सी विभक्ति की है? षष्ठी विभक्ति, तो समास कहलाएगा ये षष्ठी तत्पुरुष। फिर है देव निर्मितम, अर्थ होता है देवों के द्वारा निर्मित, तो से द्वारा में तृतीया विभक्ति, तो देव पद में आप तृतीया विभक्ति कर दोगे, देवहि निर्मितम इति, तो समास कहलाएगा तृतीया तत्पुरुष है। फिर है विष भांडम, विषस्य भांडम, विष का पात्र, विषस्य भांडम इति, तो समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष है। अगला पद है उत्थान पतने। इस शब्द पर भी हमने चर्चा की थी। विग्रह करते हैं तो उत्थानम च पतनम च इति, समास हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है शास्त्र चर्चा, अर्थ होता है शास्त्रों की चर्चा, तो विग्रह हो जाएगा शास्त्राणाम चर्चा इति, समास हो जाएगा षष्ठी
तत्पुरुष है। तो इस प्रकार से समास से संबंधित प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में या पदों में शब्द विभक्ति वचन निर्देशित कीजिए। दिए गए इन शब्दों में हमें क्या बताना है? मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। पहला पद है समुद्रस्य, तो मूल शब्द तो हुआ समुद्र, विभक्ति हुई षष्ठी और वचन हुआ एक वचन। फिर है हिमाद्री, हिमाद्री का मूल शब्द है हिमाद्री, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। हिमालयात मूल शब्द है हिमालय, विभक्ति है पंचमी और वचन है एक वचन। देशम मूल शब्द है देश, विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। फिर है पुरुषः, मूल शब्द है पुरुष, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। फिर है प्रसूतस्य, मूल शब्द है प्रसूत, अर्थ होता है उत्पन्न होना, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। सकाशात का मूल शब्द है सकाश, पास में, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन। दृष्टिम मूल शब्द है दृष्टि, विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। यया मूल शब्द है यति, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। और साथ में अगर इसके लिंग की बात करें ना, तो यया में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता तो येन रूप बनता। ठीक ऐसे ही यस्य का भी मूल शब्द क्या है यत, विभक्ति षष्ठी और वचन जो है वो है एक वचन। ऐसे ही तस्य की बात करें तो मूल शब्द है तत्, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। राष्ट्रीय मूल शब्द है राष्ट्र, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। राष्ट्रीयन का मूल शब्द है राष्ट्रीय, विभक्ति है द्वितीया और वचन है बहुवचन। विद्ये मूल शब्द है विद्या, विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया भी कह सकते हो और वचन है द्विवचन। शस्त्रेण मूल शब्द है शस्त्र, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। तो इस प्रकार से ये शब्द विभक्ति वचनों पर आधारित प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न धातुओं से संबंधित है। यहाँ धातुओं के कुछ पद दे रखे हैं और निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पदों में धातु लकार पुरुष और वचन निर्देशित कीजिए। पहला पद है गायंती, तो गायंती की मूल धातु है गई, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है बहुवचन। उसके बाद में है भवंती, मूल धातु है भू, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है बहुवचन। रोचते, मूल धातु है रुचि, लकार है लट लकार,
पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। साथ ही ये आत्मनेपद की धातु है। पश्यन्ति की बात करें तो मूल धातु है दृश्य, लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। विद्यते की बात करें तो मूल धातु है विद्य, लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। उसके बाद में है अर्हति। अर है इसकी मूल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन। भवतः है भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और वचन है द्विवचन। भवती भवतः भवन्ति, तो भवतः है प्रथम पुरुष का द्विवचन। प्रवर्तते की बात करें तो प्र प्लस वर्त प्लस लकार है लट लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। तो इस प्रकार से ये धातु लकार पुरुष वचनों से संबंधित प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। तो इस प्रश्न में मैं सिर्फ उत्तर लिख रहा हूँ और पद अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। जैसे पहला पद है समुद्रस्य। अब आगे निर्देश दिया गया है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन। समुद्रस्य का जो मूल शब्द है ना समुद्र, उसको सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो रूप बन जाएगा समुद्रेषु। याद रखना, छठे प्रश्न में मैं सिर्फ उत्तर लिख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है गायन्ति। एक क्रियापद है और निर्देश दे रखा है कि लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इस गायन्ति को परिवर्तित करना है। मतलब कुल मिलाकर गई जो धातु है ना, उसको लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप बनाना है, तो रूप बन जाएगा गायन्तु, गायतु, गायताम, गायन्तु। तो लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप हुआ। फिर है राष्ट्रम शब्द दे रखा है, निर्देश दे रखा है कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में इसको परिवर्तित कीजिए, तो रूप बन जाएगा राष्ट्राणाम, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। अगला पद है भारते दे रखा है, मूल शब्द भारत है, निर्देश दिया गया है षष्ठी विभक्ति के एक वचन में इसको परिवर्तित कीजिए, तो रूप बन जाएगा भारतस्य। फिर दे रखा है रोचते, क्रियापद है, निर्देश दे रखा है लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में इसको परिवर्तित कीजिए, तो रोचते, रोचते, रोचन्ते। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप हुआ। अगला है भवन्ति, पद दे रखा है, निर्देश दे रखा है लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, तो रूप बन जाएगा भविष्यामि। तो इस प्रकार से ये दिए गए शब्दों में रूप परिवर्तन वाला प्रश्न हुआ। अब है अंतिम दो प्रश्न, जिनमें सातवां प्रश्न है दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण कीजिए। तो हमें इन दिए गए पदों से इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं कि इनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए और वाक्य आपको छोटे से छोटा बनाना है और शुद्ध बनाना है। जैसे यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तो हमें ऐसे सेंटेंस की रचना करनी है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हो और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। तो सेंटेंस बन जाएगा यत्र त्वम पठसि, जहाँ तुम पढ़ते हो तत्रैव अहमपि पठामि, वहाँ मैं भी पढ़ता हूँ। दूसरा शब्द है गायन्ति, सेंटेंस बन जाएगा महिलाः, महिलाएं गीतम गायन्ति, महिलाएं गीत गा रही हैं।
फिर है चरित्रम, शोभनम अस्ति। फिर है विना, तो क्रियाम विना, क्रियाम विना ज्ञानम भार है, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। फिर है रोचते, मह्यम पठनम रोचते, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सेंटेंस में जाएगा मह्यम पठनम रोचते। अगला है संप्राप्य, अर्थ होता है प्राप्त करके, तो जनः धनम संप्राप्य प्रसन्नः भवन्ति। फिर है यावती, तो सेंटेंस बन जाएगा समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभुः। आगे बढ़ाना चाहो तो जोड़ सकते हो, तावती भुवम राष्ट्र, तावती भुवम आवृत्ते एकम राष्ट्रम निगद्यते, लेकिन फिर सेंटेंस बड़ा बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ यत्र, यहाँ पर गायन्ती, यहाँ पर चरित्र, और यहाँ पर विना, यहाँ रोचते, संप्राप्य और यावती, इन शब्दों का प्रयोग करके ये वाक्य निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु, वाच्य परिवर्तित कीजिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है। नीचे कुल 4 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, ऊपर दिया हुआ रहता है अधोलिखित वाक्यसु वाच्य परिवर्तनम कृत्वा पुनः लिखित है। तो दिया गया किस वाक्य किस वाच्य का है, ये हमें खुद को पहचानना है। जैसे मान लो दिया गया वाच्य कर्तृवाच्य का हो तो हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, और अगर कर्मवाच्य का हो तो कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। एक सेंटेंस जैसे मान लो कर्तृवाच्य का है तो उसको भाववाच्य में भी परिवर्तित करना पड़ सकता है, या भाववाच्य का हो तो पुनः कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर दिए गए सभी सेंटेंसेस कर्मवाच्य के हैं। कौन से वाच्य के हैं? कर्मवाच्य के। और इनको किस में परिवर्तित करना है? इनको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। ये कर्मवाच्य के ही हैं। इसकी क्या पहचान है कि यहाँ पर जितने भी कर्ता का प्रयोग किया गया ना, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो भाववाच्य में भी तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होने के साथ साथ कर्म पद भी है, तो सेंटेंस कर्मवाच्य के हुए। तो अब हमें इनको किस में परिवर्तित करना है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य का सामान्य नियम क्या है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार। तो चलिए पहला सेंटेंस है देवहि भारतस्य गीतानि गीयन्ते। कर्ता कौन है? देवहि। इसमें तृतीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है, हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति। सेंटेंस बन जाएगा देवः भारतस्य गीतानि। गीतानि जो है ना, ये कर्म पद है, तो इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक समान रूप बनते हैं, क्योंकि गीतम जो शब्द है ना वो नपुंसकलिंग का है। तो यहाँ पर तो थी प्रथमा विभक्ति और वहाँ पर है द्वितीय विभक्ति। उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द एक जैसे हैं। अब है गीयन्ते, क्योंकि वाक्य कर्मवाच्य का था तो क्रिया का रूप कर्म के अनुसार चला है। अब हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बन जाएगा गायन्ति। गायन्ति क्योंकि देवा बहुवचन का पद है ना, तो देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। अगला पद है अस्माभिः देशः प्रणम्यते। अस्माभिः तो वयम, अहम अवाम वयम विभक्ति हो गई ना, प्रथमा विभक्ति। देश है यहाँ कर्म पद है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति देशम। प्रणम्यते वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है,
तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु का रूप बना प्रणमामः, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। फिर है पुण्यात्मना भारते जन्म लभ्यते, तो सेंटेंस बन जाएगा पुण्यात्मा भारते जन्म लभते, इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य बन जाएगा। फिर है राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। देखिए स्वकर्मणा जो पद है ना, यहाँ कर्ण संज्ञक है, तो जब भी वाच्य परिवर्तित करते हैं कर्ता कर्म और क्रिया में ही परिवर्तन होता है। अन्य जो कारक होते हैं ना, वो चाहे वाक्य कर्तृवाच्य का हो चाहे कर्मवाच्य का हो, उनकी विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सेंटेंस बन जाएगा राष्ट्रभक्त है, क्योंकि इसका कर्ता कौन है, राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त है राष्ट्रम पूजयति स्वकर्मणा, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। फिर है मया माता वंदिते, मया कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो अहम माता प्रथमा विभक्ति है ना, क्योंकि यहाँ कर्म संज्ञक है, तो हम द्वितीया में रूप बनाएंगे, क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है मातरम। अब जो वंद्यते में जो वंद धातु है ना, ये आत्मनेपद की है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया के रूप में क्या रूप बनता है, वंदे, तो अहम मातरम वंदे। तो इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न हुआ। तो इस प्रकार से अपने स्वराष्ट्र गौरव पाठ के अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।